तो हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 11वीं की ज्योग्राफी चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है? तो चैप्टर 2 में है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये कैसे हुआ है? ये पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास ये कैसे हुआ है, ज़रा जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन से ही तारों भरी रातों में हमें हमेशा आकर्षित किया है। आप भी इन तारों के बारे में क्या सोचा होगा? असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने हैं, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? क्या इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते तारे कैसे बने, ये जो टिमटिमाते तारे हैं ये कैसे बने। इनके साथ ही आप उत्पत्ति एवं विकास की कहानी को भी पढ़ेंगे। आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो हम लोग क्या इसमें जानेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं, यदि हम जाएंगे तो तारे के क्या पार तो नहीं चले जाएंगे? पार जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ है ना, अब इसके बारे में देखेंगे कि तारे के यदि पार जाते हैं तो क्या होगा। चंद्रमा दिखता है तो चंद्रमा था कि नहीं था? चंद्रमा क्या पृथ्वी के जैसा होता है? ये सब के बारे में जानेंगे। पृथ्वी से ही देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या पहले से ही ऐसा था? क्या भगवान ने बना दिया या और कोई? आइए देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों यानी अलग अलग दार्शनिक व वैज्ञानिकों ने परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। दार्शनिक और वैज्ञानिक अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट जो थे, इमैनुअल कांट का है। उनका कहना है कि 1796 में इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का भी है। इमैनुअल कांट भी कुछ कहे हैं कि कैसा था पृथ्वी। तो और सबसे पहले 1776 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। 1776 में गणितज्ञ लाप्लेस, ठीक है, ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका की परिकल्पना करती है। नेबुला हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। निहारिका परिकल्पना को ही नेबुलर हाइपोथेसिस जाना जाता है। ये कौन दिया था? गणितज्ञ लाप्लेस दिए थे, वो मैथमेटिशियन थे। कब दिए थे? 1796 में दिए थे। इसकी परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है? तो धीमी गति से बादल घूम रहा था, बादल जैसे बहुत घूमते के निर्माण से हुआ है। सूर्य की युवावस्था से संबंध थे। 1950 में रूस के ऑटो श्मिट व जर्मन के कार्ल वाइजेस्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उसके विचार में सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, धूलकण से बनी हुई है। कणों के घर्षण व टकराने यानी कोलिजन से एक चपटी तस्तरी आकृति का बादल का निर्माण हुआ। सब कण धीरे धीरे घूमते टकरा गए, चपटी बन गए। ठीक है, अब उसको बनने के बाद क्या हुआ? अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध समस्याओं को समझने का प्रयास किया। कोई केवल एक ग्रह का नहीं कि जुपिटर का कर लेते हैं या पृथ्वी का कर लेते हैं क्योंकि पृथ्वी हमारा प्यारा है, हम पृथ्वी पर आते हैं। सारे ग्रह जितने भी जो भी 8-10 नहीं, जो भी ग्रह आपको पता है, ठीक है, वैसे तो 8 ही होते हैं। ठीक है, अब जिसे मान लेते हैं ग्रह के बारे में जानना है तो एक बार रिवाइज कर देते हैं, जिनको याद नहीं होगा एक बार सुन लीजिए फिर से
रिवाइज कराते चलेंगे, याद भी कराते चलेंगे, ठीक है। सूर्य, सूर्य के बाद कौन आता है? तो सूर्य के बाद बुध आता है। बुध के बाद कौन आता है? तो बुध के बाद शुक्र आता है। शुक्र के बाद, बुध के बाद बृहस्पति नहीं आता है, संडे मंडे वाला काम नहीं करना। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद क्या आता है? तो हम आ जाते हैं, यानी पृथ्वी आ जाता है, हम लोग आ जाते हैं। पृथ्वी के बाद क्या आता है? तो मंगल आता है, ठीक है। मंगल के बाद क्या आता है? तो बीच में थोड़ा मोड़ा एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, ये सब, ठीक है। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन आता है? तो शनि। शनि के बाद कौन आता है? तो अरुण। अरुण के बाद कौन आता है? वरुण, ठीक है। तो ये इतने ग्रह हैं, 8 ग्रह, ठीक है। अब ब्रह्मांड की आधुनिक सिद्धांत में क्या कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य बिग बैंग सिद्धांत एक बहुत बड़ा हुआ बिग बैंग थियरी, ठीक है। आधुनिक में बिग बैंग थियरी हुआ है, ठीक है। आधुनिक में जो बिग बैंग थियरी हुआ है, इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना मतलब क्या हुआ? एक्सपैंडिंग, इसका क्या है, थोड़ा इंग्लिश में शायद ज़्यादा समझ में, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यानी विस्तारीकरण। ब्रह्मांड क्या है? बढ़ रहा है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और 1920 में कहा एडविन हब्बल कि ब्रह्मांड का जो है वो विस्तार हो रहा है, ठीक है। यदि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है तो पता कैसे चलेगा? एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारा में पेन से डॉट कर दीजिए। अब उसको जितना ज़्यादा हवा भरेंगे, उसमें गैस भरेंगे, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से पृथ्वी का विस्तार हो रहा है। ये कोई वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी, ये ब्रह्मांड अभी भी विस्तार की अवस्था में है, ठीक है। एडविन हब्बल 1920 में कहते हैं। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले और उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगाएं मान ले। जब आप इस गुब्बारा को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होंगे और इसी आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यदि यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी की अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य है कि अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं पृथ्वी की उत्पत्ति का विकास हुआ है। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड विस्तार की अवस्था में है। बिग बैंग थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड अभी विस्तार की अवस्था में है। कौन बताया था? एडविन हब्बल। कब बताए थे? 1920 में, ठीक है। तो ये एकांकी परमाणु विचित्रता है इसको। ये पहले छोटा था और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इस तरह से। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। इतना बहुत छोटा था, तापमान और घनत्व अनंत था, जिसको मापा नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा, बिग बैंग जो थ्योरी है उसकी प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक की भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार की विस्फोट से प्रक्रिया के बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ की परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के कारण तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड विस्तार हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाशगंगाओं के बीच का होना। होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था में संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। ब्रह्मांड विस्तार का अर्थ क्या है? आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना, यानी
एक आकाशगंगा यहाँ है, एक आकाशगंगा यहाँ है, दूसरी आकाशगंगा यहाँ है, तो यदि ये दोनों ऐसे फैल रहे हैं तो ये आकाशगंगा का विस्तार होना यानी ब्रह्मांड का विस्तार होना माना जाता है। इसी को स्थिर अवस्था संकल्पना या स्टेडी स्टेट कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यदि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय का अर्थ ब्रह्मांड सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। तारों का निर्माण क्या है? अब ये जो भी है ना, ये जो कहा जा रहा है कि बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ, और बिग बैंग की घटना क्या है? एक छोटी सी अवस्था में था, बिंदु में केंद्रित था, तापमान अनंत है, घनत्व अनंत है, एक सेकेंड से भी कम में विस्फोट हो गया, यानी कहीं कहीं डेटा मिलता है कि 4.3 सेकेंड में। अब उतना सेकेंड में इतने सारे जो भी आकाशगंगाएं, ग्रह, चंद्रमा जो भी है सब बन गए उतना ही देर में, ठीक है। ऐसा विस्फोट हुआ, इतना भयानक विस्फोट हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। बिग बैंग जब से हुआ उसके 3 लाख वर्ष बाद टेम्परेचर कितना था? 45,100 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, यानी तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस भी कम नहीं है। अब कहा जा रहा है कि 3 लाख साल में उतना गिर कर कम हुआ था। पर्यावरणीय पदार्थ का निर्माण हुआ था। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गए थे, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड जो था पारदर्शी यानी दिखने लगा, ठीक है। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड का विस्तार अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। हॉयल ने इस विस्तार की स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने का वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार संबंधी के ही पक्षधर रहे हैं, जो भी हैं। अब तारे का निर्माण कैसे हुआ, तो ये देख लेते हैं। ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद कर लेना है, ठीक है। बिग बैंग की थियरी आई, एडविन हब्बल ने 1920 में दिया, और उसमें ये सारी बातें बताया गया कि गुब्बारा पे एक बिंदु लो, बिंदु को फिर उसको फुलाओ, वो बढ़ेगा। फिर 13.7 अरब वर्ष पहले 13 या तो ये भी 1370 लाख करोड़ वर्ष भी बोल सकते हैं उसको, उतना वर्ष पहले ये विकास हुआ। तारों का निर्माण कैसे होता है? प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं है। अभी जो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में की बात अलग है। प्रारंभिक यानी शुरू में, जब ब्रह्मांड और ऊर्जा में पदार्थ का वितरण समान नहीं था, यानी उस टाइम पदार्थ क्या है क्या नहीं है, ऊर्जा कितना है कितना नहीं है। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई है। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ है। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। तारे का निर्माण कैसे होता है? तो तारे मिल करके आकाशगंगा बनाते हैं। तारे मिल करके आकाशगंगा बनाते हैं। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। आकाशगंगा इतना बड़ा होता है कि हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, और एक प्रकाश वर्ष, एक साल में जितना लाइट चलेगा उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट की गति है। मान लीजिए कितना बड़ा है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक जो आकाशगंगा है ना, बहुत सारे तारे मिलकर के आकाशगंगा बनाते हैं। आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेकर के 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक, एक प्रकाश वर्ष नहीं 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक हो सकती है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन जैसे गैस बने बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। एक आकाशगंगा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल संचयन से होती है। आकाशगंगा कैसे बनता है? तो बहुत बड़े विशाल घूम रहा है, घूमते 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 बहुत सारा का मर्जर हो गया, उससे आकाशगंगा बनता है, ठीक है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका नेबुला कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड के विकसित हुए हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने हैं। ये झुंड
बने बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। जैसे मान लेते हैं छोटा सा है इधर, ये 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 सब घूमते घूमते एक जगह मिल गए और मिलने के बाद इनका और विकसित हो गया, झुंड जो है बड़ा हो गया। ठीक है, ये झुंड बढ़ते 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 घने गैसीय पिंड बन गए। अब जैसे ही ये झुंड बढ़ते गया यह एक पूरा गैसीय पिंड बन गया। और यदि ये गैसीय पिंड बन गया जिनसे तारों का निर्माण हुआ, अब देखिए छोटे छोटे बन करके ये तारों का निर्माण कर लिए, अब बहुत सारे तारों मिल करके आकाशगंगा का निर्माण कर देंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तारे का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। जब तारे का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था तो ऑटोमेटिक है कि तारे मिल करके ही आकाशगंगा बनते हैं, यानी आकाशगंगा का निर्माण तारे के बाद हुआ था। स्टेटमेंट में आ सकता है कि आकाशगंगा का निर्माण तारे निर्माण के बाद हुआ था या तारे निर्माण से पहले हुआ था। स्टेटमेंट इस टाइप से करके तो याद रखना है इसे। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष समय का मापक नहीं है बल्कि दूरी का मापक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अभी जो बताया था ना 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। विचारणीय है कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। यानी ये भी याद रखना है कि प्रकाश जो है 1 साल में जितनी दूरी तय करेगा उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है या 10⁻15 मीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। यानी सूर्य से व पृथ्वी की दूरी लगभग में 15,000 करोड़ मान लेते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर मान लेते हैं। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह फ्रांस प्रकाश का केवल 8.331 किलोमीटर है। ये तो याद रखना है। ग्रहों, अब देखते हैं ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो ये ग्रहों का निर्माण, ग्रहों के विकास में निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। अब कौन कौन सी अवस्थाएं मानी जाती हैं तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यह तारे निहारिका के अंदर गैस गुंथित झुंड है। इस गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में अक्रोड का निर्माण हुआ है। इन गैसीय अक्रोड के चारों तरफ गैस धूलकणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई है। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं, यानी छोटे छोटे गैस के झुंड हैं उसमें। ठीक है, इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल के क्रोड का निर्माण हुआ। अब जो झुंडों हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो खिंचाव होगा और खिंचाव होगा तो उससे क्या होगा, एक क्रोड का निर्माण हुआ। ठीक है, इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस धूलकण की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई और जब वो क्रोड बन गया तो उसके भी इर्द गिर्द घूमेंगे ना, तो उसके इर्द गिर्द क्या घूम रहे थे, तो धूल व कण घूम रहे थे, गैस धूल कण घूम रहे थे। क्लियर है? फिर से एक बार, एक गैसों का गुंथित झुंड है, इधर 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 इधर। ठीक है, ये आपस में मिलावट हुआ तो इनका क्रोड बना। अब क्रोड के भी बाहरी तो होंगे ना, जैसे कुछ गैस हो गए, नाइट्रोजन, हीलियम, फलना डब्बा जो भी है, और धूल कण हो गए, ये क्रोड के बाहरी आवरण है। याद रखना है इसे। रोस्टिंग डिस्क। दूसरा, अगली अवस्था में
गैसीय बादल का संघनन। अगली अवस्था में क्या है, गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ। क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसर्जन अणुओं में पारंपरिक आकर्षण प्रक्रिया का ग्रहाणु में विकसित हुए। संगठन की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या में ग्रहाणु अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं में संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने हैं। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड के ग्रहों के रूप में बने हैं। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड का निर्माण हुआ है। ये भी याद रखना है। ये क्या है, अगली अवस्था में गैसीय बादल संघनन आरंभ हुआ है। क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ है। जो क्रोड है ना, क्रोड जो ढक रहा था, कौन ढक रहा था, धूलकण व गैस। वो जो ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले विकसित हो गए, जो ढक रहे थे उसको, अब ये भी छोटे गोले में विकसित हो गए। ये छोटे गोले संसर्जन अणुओं के पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया के दौरान ये विकसित हुए। संगठन की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने पर शुरू हो गए। ये भी संगठन के दौरान, जब ये छोटे बन गए वो बड़े हो गए, तो जब ये छोटे वाले बड़े वाले में मर्ज हो गए तो और बड़े बनने शुरू हो गए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। अब जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल मिला, ये आपस में सब जुड़ गए। छोटे पिंड की अधिक संख्या में ग्रहाणु, जो छोटे छोटे पिंडों के थे अधिक संख्या में, वो सब एक में मिल गए। अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित रूप से कई बड़े पिंडों के निर्माण बड़े होते हैं। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी चट्टान गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। वह आज भी पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिसके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी पर एक ऐसे समुद्र ग्रह में परिवर्तित किया जा सकता है जहां बहुत सा पानी जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता है। अगले कुछ भागों में हम पढ़ेंगे कि आज से 460 सालों के दौरान, 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकसित हुआ। इस ग्रह पर जीवन विकसित कैसे हुआ? आज से 460 करोड़ वर्ष पहले। बिग बैंग की घटना कब हुई? तो 1370 करोड़ वर्ष पहले। कितना समय में? पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल में बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। याद रखना है, प्रीलिम्स का फैक्ट है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं, जो हर एक के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी की परतदार संरचनाएं कैसे विकसित हुई? स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थ के मिश्रण से बने हुए हैं। उल्काओं के अध्ययन से हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि बहुत से ग्रहाणुओं ने इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। पृथ्वी की संरचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। इस पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सहन तो हो रहा था कि तो इस इकट्ठा होते ही पिंडों या पदार्थ प्रभावित किया गया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुआ। यह क्रिया जारी रहा। उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगा। जो भी ताप उत्पन्न हुआ था उससे पदार्थ पिघलने लगा। ऐसी पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। जैसे ही उत्पत्ति हुआ उसके तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और ताप की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अवस्था में भारी पदार्थ लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए। जो भी मतलब भारी पदार्थ था नीचे चला गया, जो हल्का था वो ऊपर रह गया। जैसे मान लेते हैं कि दो चीज़ को मिलाएंगे, एक
तो जो भारी वाला होगा नीचे चला जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराता है और ओशियन प्लेट टकराता है, तो ओशियन प्लेट नीचे चला जाता है क्योंकि ओशियन प्लेट वेटेड होता है। भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण शुरू हो गए हैं और इसी अलगाव में भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपरी तरफ आ गए। समय के साथ यह सब ठंडा होते हुए ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए, अंततः यह पृथ्वी के ऊपरपट्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व के पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया का विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई थी और यह विभेदन का चरण दूसरा था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया है। पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया है। पृथ्वी के पदार्थ से क्रोड तक कई परतें बनी जाती। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती है, जैसे परपटी, परवारमेंटल, बाह्य क्रोड, आउटर कोर, आंतरिक कोर, इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग में आंतरिक भाग तक पदार्थ की घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। जो भी क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, अगले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्रस्ट होता है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेंटल होता है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर कोर होता है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आउटर कोर को जो बांटती है उसको लेहमान रेखा बोलते हैं। आउटर कोर और इनर मेंटल को जो बांटती है उसे गुटेनबर्ग कहते हैं। इनर मेंटल और अपर मेंटल को जो बांटती है उसे रेपेटी कहते हैं। अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को जो बांटती है उसे मोहो कहते हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो बांटती है उसे कॉनरॉड कहते हैं। ये सब अगली में देखेंगे, पूर्णतः पूरी तरीके से याद करा देंगे। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। वायुमंडल व जलमंडल का विकास कैसे हुआ है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई जाती है। वर्तमान अवस्था में विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इस अवस्था में आदिकाल वायुमंडल गैसों ह्रास व दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर निकाली गई जलवाष्प वायुमंडल से विकास हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति विकास का सहयोग। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संशोधित करती है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। प्रारंभ में जो वायुमंडल था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम था। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। सौर पवन के कारण वह पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। ये कहा जाएगा कि प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता नहीं थी, नहीं तो अधिकता थी और ये सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर चला गया। अब केवल पृथ्वी से ही दूर नहीं किया, जो भी ग्रह है ना, जितने भी आप सुन रहे हैं, सब ग्रह से दूर चला गया। सभी पार्थिव ग्रहों से सौरमंडल प्रभाव के कारण आदिकाल वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। वायुमंडल का विकास हुआ। आदिकाल वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया, समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडे होने के कारण, विभेदन के कारण पृथ्वी के अंदरूनी भाग में गैसें जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज वायुमंडल का उद्भव हुआ। आज वायुमंडल का जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया, अधिक मात्रा में स्वतंत्र ऑक्सीजन है, बहुत ही कम। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग में गैसें घिरती है, इसे गैस उत्सर्जन यानी डिगैसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट, वायुमंडल जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगी हैं। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प संघनन शुरू हो गया है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वर्षा के पानी में धूलकण, तापमान के अधिक गिरावट आई है। अधिक संघनन से अत्यधिक वर्षा हुई है। पृथ्वी के धरातल व वर्षा पर जल गर्तों इकट्ठा होने लगा है, जिससे महासागर बने हैं। यानी धीरे धीरे क्या हुआ है कि जल भी जमा होने लगा है, इससे महासागर बना है, जिससे महासागर बने हैं। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 50 लाख करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि 400 करोड़ साल पुराने हैं और 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास प्रारंभ हो गया था। यह
यह लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागर में सीमित रहा और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी महासागरों में लेन देन के लिए धीरे धीरे हम ऑक्सीजन के लिए संतृप्त हो गए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ पूर्ण रूप से भर आई। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जीवन की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के अनुकूल नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बनाते हैं, जैसे जटिल जैव कार्बनिक अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जिसको आपको दोहराता था। पुनः बनने सक्षम वे निर्जीव को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के लिए अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भीय शैलों के लिए जानी जाती है। सूक्ष्मदर्शी संरचना आज का सवाल ब्रू ग्रीन एल्गी की संरचना हुई से मिलती हुई। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु में आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक कालक्रम के रूप में मापा जाता है। और इसी के साथ ये जीवन की उत्पत्ति व पृथ्वी खत्म होता है। और इसके कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी वायु को संदर्भित करता है? तो पृथ्वी की आयु 13 या 4.6 या 46 लाख या ये, तो ये 4.6 अरब है। ठीक है। निम्नलिखित वर्तमान वायुमंडल का निर्माण संशोधन में सहायक नहीं है। तो क्या है? सौर पवन सहायक है, गैस ऊर्जा उत्सर्जन सहायक है, प्रकाश संश्लेषण सहायक है, विभेदन सहायक नहीं है। ये विभेदन आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों प्रारंभ हुआ था? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष कह सकते हैं या 3 अरब 80 लाख ये कह सकते हैं। ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये था। ठीक है। विभेदन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? वही जो अलग ले जाते हैं एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट को। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या है? तो प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप यह है कि धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट हो गया, एशियन प्लेट हो गया, या कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, या ओशियन प्लेट हो गया, एक दूसरे से इधर उधर चलते जा रहे हैं। पृथ्वी के वर्तमान को निर्मित करने के लिए प्रारंभिक गैसें कौन से? वही हाइड्रोजन हीलियम प्रारंभ में थी। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तारण व वर्णन करें। बिग बैंग सिद्धांत 1920 में एडविन हबल ने दिया, जो कि कहा कि एक ही बिंदु पर केंद्रित था। यह विस्फोट हुआ 4.3 सेकंड में, 0.4.3 सेकंड में, 1 मिनट से भी कम में, और उसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। पृथ्वी के विकास के संबंधित अवस्थाओं में बताते हुए चरण को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी के विकास के संदर्भित में, तो पृथ्वी के विकास में सबसे पहले हाइड्रोजन आया था, हीलियम आया था, फिर इसके बाद धीरे धीरे उसके आसपास गोला बनने लगे, फिर वो एक ही में मर्ज हो गए। इसी के साथ चैप्टर 2 समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर 3 में।